हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके सामने ओलिव बोर्ड का एसएससी सीजीएल का जो लाइव वीकली टेस्ट देता है सैटरडे या संडे को, उसका जो है मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है सेक्शन मैथ का सेक्शन, उसको डिस्कस करेंगे। देखेंगे किस तरीके से हर एक क्वेश्चन को बनाते हैं। और आप भी कोशिश कीजिएगा खुद से बनाएं, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, देख लीजिए सॉल्यूशन कम से कम। और जो भी क्वेश्चन का ट्रिक होगा वो मैं बिल्कुल दे दूंगा आपके सामने, आराम से उसको अडॉप्ट कर लीजिएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन 51 है आपके सामने। ये है, उम्मीद करते हैं आपके सामने ये क्वेश्चन होगा, आप देखते होंगे। मैं सिर्फ सॉल्यूशन कर देता हूँ। दो संख्याएं बोल रहा 51 में, दो संख्याएं आर और एस को जब 17 से विभाजित किया जाता है, मान लेते हैं एक आर संख्या है और एक एस है, इन एक दोनों को 17 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है? एक का 7 आता है, दूसरे का 13 आता है। ठीक, तो r प्लस एस को जब 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, ये पूछ रहा है। तो r को जब 17 से डिवाइड करेंगे 7 रिमाइंडर आएगा, तो वो संख्याएं 24 होगा। 24 होगा तब ना 17 से डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर आएगा। 24 मान लीजिए, 24 है ना। अब ये जो है एस को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 13 आएगा। इसका मतलब संख्या जो है 30 है कि नहीं? 30 है, तब तो रिमाइंडर 13 आ रहा है, 17 से डिवाइड करते हैं। अब ये दोनों संख्या आर और एस ये मान लिए। अब बोल रहा आर प्लस एस को जब करते हैं डिवाइड 17 से, इन दोनों को, यानी 24 प्लस 30 को 17 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 54/17। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 17×51, 3 रिमाइंडर आता है। ठीक, 3 शेषफल आता है। हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है 3। ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये समझ में आया? आप या तो 41 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप जो है 47 भी ले सकते हैं। ठीक है ना, जो मन करे, लेकिन स्मॉलेस्ट वैल्यू लीजिए। ठीक है ना, ये तो अपना अंडरस्टैंडिंग काम करेगा, यहाँ पे आपका सोच क्या लेते हैं। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन कितना नंबर का है? अब जो है 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 52 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 42 सेंटीमीटर वाला एक बेलनाकार बर्तन है जो पानी से भरा हुआ है। इसकी अंदर वस्तु को 75 सेंटीमीटर लंबाई और 44 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयताकार टब में खाली कर दिया जाता है। मतलब वो पानी इसमें उछल दिया जाता है, उड़ेल दिया जाता है। टब में पानी की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी, ये पूछ रहा है। और पाई का मान यहाँ 22/7 यूज करना। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना, इसका आयतन बराबर उसका आयतन कर देना, एक का आयतन बराबर दूसरे का आयतन। तो बेलन का आयतन कर देना पाई आर स्क्वायर एच बराबर इसका जो है आयताकार टब। आयताकार टब जो है इसका आकार कैसा रहता है? तो घनावाकार रहता है। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच होता है ना। तो बस कुछ नहीं करना, पाई का मान कितना लेना? 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान 30 है, इंटू 30। एच कितना हो जाएगा? एच इसका 42 दिया हुआ है बेलन का, और इसका लंबाई कितना है आयताकार टंकी के टब का? 75। चौड़ाई कितना है? 44 है। और यही ऊंचाई पूछ रहा कितना बढ़ जाएगा आयताकार जो है टब, यानी घनाभ का। अब इसको काट दीजिए। ठीक, ऐसे काटिए। 22 दूनी 44, दूतीय 6 हो जाएगा। 15×5 = 75, 6×5 = 30, 15×2 = 30, 6×2 = 12, 2 × 6 × 3 बराबर 36 हो जाएगा। ठीक, 36 हो जाएगा। एच बराबर 36 क्या सेंटीमीटर में ना, 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आया? उम्मीद करते हैं समझ आ गया हो। एक का आयतन बराबर दूसरे का आयतन करना, बस। इसका पानी उछल रहा उसमें, तो इसका जो पानी मतलब क्या, पानी आयतन नहीं तो रहता है ना, तो इसका आयतन बराबर उसका आयतन। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चोर और जो है सिपाही का क्वेश्चन है। 53 नंबर देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन जो है ना, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। बोल रहा कि
क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पहले आपके पास होगा। एक चोर को 140 मीटर दूर से एक पुलिसकर्मी ने देखा। चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगता है और पुलिसकर्मी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है, तो कितनी दूर तक दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी जो है चोर को पकड़ लेगा। बहुत ही मज़ेदार सवाल। बोलता है कि एक जो चोर को है ना, पुलिस देखता है कितना दूर, 140 मीटर दूर देखता है। मान लेते हैं यहाँ 140, यहाँ पुलिस है, ठीक, इस पॉइंट पे चोर यहाँ है, ठीक, चोर यहाँ है, और यहाँ 140 किलोमीटर दूर देखता है कि चोर यहाँ पर है। और उसके बाद बोलता है अब जो पुलिस दौड़ता है कितना से दौड़ने लगता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। और चोर भी जब पुलिस को देखता है तो ये भी दौड़ने लगता है कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक। अब जो कितनी दूरी पर जाकर वो पकड़ लेगा, ठीक बोल रहा। मान लेते हैं यहाँ पर पकड़ लेगा इस पॉइंट पे, और यहाँ से यहाँ तक बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो मान लेते हैं x दूरी पर जाकर चोर को पुलिस पकड़ लेगा, ठीक। अब देखिए जब भी पकड़ेगा इस पॉइंट पे, ठीक है, जब से देखा पुलिस चोर को भागते हुए, और जब तक चोर पकड़ा गया, तो दोनों का समय तो बराबर ही होगा, क्योंकि एक ही समय पर दोनों चोर को पकड़ेगा पुलिस, और समय इसका भी समय उतना ही लगेगा, इसका भी समय उतना ही लगेगा ना। तो दोनों का समय कर देते हैं, T1 बराबर T2 कर देते हैं, नहीं P लिख देते हैं, ठीक है ना। इसका पुलिस का समय बराबर, दोनों बराबर है, पुलिस का समय लिख देते हैं, पुलिस का समय बराबर चोर का समय, बराबर कर देते हैं, दोनों समय बराबर ही लगेगा ना। तो समय इसका क्या होगा, दूरी बटे चाल। पुलिस का दूरी कितना हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 140 प्लस x होगा, टोटली कवर करेगा पुलिस, तो 140 प्लस x बटे चाल। पुलिस का कितना है, माफ कीजिएगा, पुलिस का 10 होगा, चोर का 8 है, ठीक है ना, उल्टा लिख लिए, 8 है, ठीक, ये 10 है। इसका पुलिस का चाल कितना है, 10 है। अब बराबर चोर का दूरी कितना है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी ये x ही तो तय करता है ना, x बटे चाल, इसका चाल 8 है। आप यहाँ देखिए 10 और 8 जो दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में, आपको यहाँ मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो ज़रूरी नहीं है, आप नहीं भी बदलिएगा, क्योंकि दोनों सामने है, नीचे सामने है, तो कट जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं बदलने से। तो यहाँ से काट दीजिए और छोटा कीजिए, 5 से नीचे 4 से, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 560 प्लस 4x बराबर 5x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा। अब देखिए 560 ये डिस्टेंस हुआ ना, तो पूछ रहा है कि पुलिस चोर को कितने दूरी पर जाकर पकड़ेगा, टोटल कितना दूरी पर जाके पकड़ेगा, 140 ये दूरी करेगा, उसके बाद 540 ये करेगा, तो कितना हो जाएगा, 140 प्लस 540 कितना हो जाएगा, 700। 700 क्या होगा, मीटर में है, तो मीटर में पूछ क्या रहा है, ऑप्शन क्या है, किलोमीटर में है, तो 1000 से हम डिवाइड मार देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0.7 किलोमीटर दूरी पर जाकर वो चोर को पकड़ लेगा पुलिस। समझ में आया ये क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि समझ आ गया होगा, ठीक है ना। बहुत इजी है लेकिन मज़ेदार सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 54 बता रहे हैं आपको, 54 बता रहे हैं। देखिए 54 में क्या बोल रहा है, कोस ट्रिगोनोमेट्री का कोस a माइनस बी बराबर √3/2 बोल रहा है, ठीक, √3/2, और कोस a प्लस बी बराबर 0 डिग्री है, ठीक, बराबर 0 डिग्री। तो पूछ रहा हूँ ए और बी का मान पूछ रहा है, ए और बी का मान पूछ रहा है, ठीक, ए और बी का मान पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, इसको हम क्या कर सकते हैं, a माइनस बी बराबर ये कोस कितना हो जाएगा, कोस 30 डिग्री हो जाएगा, तो कोस कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री लिख सकते हैं। फिर ये कोस 90 डिग्री का मान 0 होगा, कोस कैंसिल, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो अब a और b सॉल्व करेंगे, एक मान लेते हैं इसको, एक दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं, तो यहाँ से a का मान आप निकालिएगा 60 हो जाएगा, b का मान जो है 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये राइट आंसर इसका होगा, ठीक, जो भी ऑप्शन है मिला लीजिएगा, ठीक। अब एक और क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 55 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए,
55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरे पास क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्नलिखित व्यंजक में थीटा का मान पूछ रहा है। थीटा का मान क्या क्वेश्चन दिया है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर 0 है। तो पूछ रहा है थीटा का मान क्या होगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर 0, थीटा का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। इसको क्या करना है ना, आप या तो पुटिंग मेथड से यूज कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आप सॉल्यूशन करके भी बना सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, यदि कोस 0 रखते हैं तो ये 1 आएगा, 1 माइनस 0 बराबर 0 आ नहीं रहा तो गलत है। यदि कोस 30 का मान रखते हैं तो कितना आएगा, √3/2 का स्क्वायर करेंगे 3/4 आएगा, माइनस ये साइन 2 थीटा यानी साइन 60 डिग्री √3/2 का स्क्वायर 3/4 आएगा। तो ये 0 आ रहा है ना, सेटिस्फाई हो रहा, तो थीटा का मान यहाँ पर ही कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए क्या कीजिएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर उसको साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा उधर चला गया ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है ना, इसको 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा करेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसको भी 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा करेंगे इंटू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या कर सकते हैं 1/4 कर सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा 1/2, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा ना। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी मेथड से कीजिए आंसर से उतना ही आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, वो 56 नंबर क्वेश्चन है, वो बता रहे हैं। 56 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, बोल रहा है एक निश्चित धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों के बाद x और 8 वर्षों के बाद x प्लस 2700 हो जाती है। तो धनराशि पूछ रहा है। देखो भाई ये बोल रहा है ना 12% रेट है, ठीक 12%, एक 5 वर्ष है और एक 8 वर्ष है। 5 वर्ष के लिए x होता है, 5 वर्ष के लिए x हो जाता है, होता है ना, और एक जो है कितना है 8 वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए जो है कितना हो जाता है x प्लस 2700 हो जाता है। अब देखिए क्या होगा, इंटरेस्ट जनरली ऐसे होता क्या है, जनरली रेट और टाइम का मल्टीप्लिकेशन जनरली इंटरेस्ट होता है। तो ये रेट और टाइम का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, रेट और टाइम का मल्टीप्लिकेशन इंटरेस्ट होता है। देखो इंटरेस्ट बराबर क्या हो, रेट गुने टाइम, रेट गुने टाइम, इसका पहला करेंगे 12×5 = 60 होता है, 12×5 ये 60 हो जाएगा 60%। और इसका आप करेंगे 8 साल के लिए 12%, तो 12 96%, 96%। और जो इसके लिए x था, x सिंपल इंटरेस्ट था, सिंपल इंटरेस्ट है ना, इतना हो जाती है, तो कोई बात नहीं अमाउंट हो जाती है। ये भी x, ये हो गया x प्लस 2700। अब देखो अंतर कितना का है, अंतर 36 का है, 36% का। यही अंतर जो है ये 2700 बढ़ा है, यही अंतर के कारण 2700 बढ़ा है। x तो इसमें भी 2700 बढ़ गया, किसके कारण, ये 36% अंतर के कारण। तो 36% बराबर 2700, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 100% निकालना है, राशि अमाउंट पूछ रहा है ना, बस 2700 बटे 36 गुने 100 क्या होगा 3 4 4 25, तो 25 दिया 7500 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना, इतना आंसर हो जाएगा। समझ में आया। इसका पहले इंटरेस्ट निकाल लेना भाई। इंटरेस्ट क्या होता है, रेट गुने टाइम होता था, रेट गुने टाइम। पहला टाइम के लिए 5 वर्ष के लिए रेट 12% है, टाइम 5 साल है, तो 12×5 = 60% होगा। अब भूल जाइए थोड़ा देर के लिए कितना अमाउंट हो जाता। फिर दूसरा टाइम के 8 वर्ष के लिए
इसी रेट से 12% रेट से 8 वर्ष के लिए, तो कितना हो जाएगा 12/96 हो जाएगा। और 96 हो गया, इसका 60% हो गया। पहले तो x होता है अमाउंट, अब x प्लस 2700 यानी 2700 बढ़ जाता है। किसके कारण? ये 60% और 96%, यही इसी के अंतर के कारण ही तो बढ़ा है ना, 2700 बढ़ा है। तो यही 36% बराबर 2700, तो 100% बराबर 7500। ठीक, समझ में आया? बस इतना करना। अब कितना 57 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया 57 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं भाई। 57 नंबर क्वेश्चन है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जो है, मान लेते हैं एक चतुर्भुज, देखिए कोई चतुर्भुज मान लीजिए, ये है चतुर्भुज, ठीक, चतुर्भुज है ABC और D, ABCD है। इसका एरिया जो है ना 288 है, एरिया जो है ना 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, इतना याद रखिए, इतना देखिए, ठीक, 288 है। अब बोल रहा है इसका जो है ना विकर्ण है ए और C से BD पर खींचे गए लंबों की लंबाई क्रमशः A और C है। ठीक है, देखिए ये है विकर्ण BD है ना, BD विकर्ण है। अब A और C से खींचते हैं, A से लंब खींचते हैं, इस पे लंबों की लंबाई पूछ रहा है ना, हाँ, और C से भी लंब खींच लेते हैं, ये लंब है, ये भी लंब है। ठीक, ये लंबाई जो है ना A और C है, ये लंब की लंबाई, इसका A है और इसका C है। अब मान लेते हैं इसका पॉइंट M है, इसका N। अब क्या है, इस A प्लस C का मान पूछ रहा है। पहले देखिए इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है ना। लेकिन इस चतुर्भुज में क्या करेंगे हम, दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ADB और त्रिभुज BCD बन रहा है ना। तो त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, 1/2 इंटू आधार क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। और BD का वैल्यू भी दिया हुआ है, BD का वैल्यू भी 18 दो, पहले BD ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। BD इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगा इसका, त्रिभुज ADB में A हो जाएगा, फिर प्लस, फिर इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे, एरिया निकल जाएगा ना चतुर्भुज का। तो फिर इसका भी 1/2 इंटू आधार क्या BD ही हो जाएगा, इंटू ऊंचाई इसका C हो जाएगा, हो गया ना। अब 1/2 BD कॉमन ले ले, 1/2 इंटू BD कॉमन ले लेते हैं। BD का मान यहाँ क्या है 18 दिया हुआ, ये क्या हो जाएगा A प्लस C हो जाएगा। ये क्या हो गया, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। और यही चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 288 है, 88 दिया हुआ है ना। तो आप काट दीजिए 9 9 3 27, 9 2 18, तो यानी A प्लस C बराबर जो है 32 आ जाएगा, ठीक है ना। किस चीज़ में, 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही पूछ रहा था, बहुत हल्का सवाल था, कोई बड़ी चीज़ नहीं था, ठीक है ना। समझ आ गया हो, उम्मीद करते हैं। अब जो क्वेश्चन देखिए एवरेज का एक है, वो भी बता देते हैं। 57 हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 58 है, क्वेश्चन नंबर 58 जो है ना, वो बोल रहा 17 संख्याओं का औसत 24 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत जो है 25 हो जाता। तो निकाली गई संख्या है और 20 का औसत ज्ञात करें। देखो भाई, एक संख्या क्या है 17 है, इन संख्याओं का औसत जो है ना 24 है, ठीक। और अब एक संख्या हटा दिया जाता है, तो एक संख्या हटाने पर कितना संख्या बचेगा, 16 संख्या। अब इसका औसत कितना होता है भाई, 25 होता है। अब कोई एक को कंपैरिजन कर लीजिए, ठीक है ना। अब मान लेते हैं टोटल एवरेज जो 25 है, ठीक है ना, 25 है, 25 मान लिए, 25 एवरेज, या 24 भी मान, 25 ये कितना कम है, -1 कम है ना इसका। -1 को 17 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -17 आएगा। 17 गुने -1 करेंगे तो -17 आएगा। तो हम एवरेज कितना माने थे, 25 माने थे, तो -17 आ रहा। तो असल में एवरेज कितना आ रहा, 8 आ रहा, वो संख्या जो निकाली गई संख्या, ठीक है ना। निकाली गई संख्या 8 है। तो अब पूछ क्या रहा है, ये संख्या 8 है, प्लस एक और जो संख्या 20 है, इन दोनों का ही एवरेज तो पूछ रहा है। तो 28/2 बराबर 14 आएगा, ठीक है ना। समझ में आया, ये समझ में नहीं आया तो आप ये कीजिए। एक और मेथड हम बता देते हैं, देखिए क्या करना है। पहले 17 संख्या का औसत कितना है, 24 है। अब एक संख्या हट गया है तो कितना बचा संख्या, 16 बचा।
अब इसको हमको पता नहीं इसका औसत कितना है, इसका औसत मान लेते हैं x है, ठीक है ना, x मान लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका औसत 16 संख्या होता है तो कितना हो जाता है, 25 हो जाता है ना, तो इसका 25 हो जाता है। अब मल्टीप्लाई करके, अब ये माइनस है तो माइनस यहाँ करेंगे, 17 गुने 24 करेंगे, फिर माइनस है तो 1 गुने x करेंगे, बराबर आपका जो है 16 गुने 25 करेंगे। आप x यहाँ से निकालिएगा तो 8 आ जाएगा, और 8 जो आएगा, अब फिर 8 + 20 एक संख्या और दिया है, 20 का औसत बोल रहा है, बटे 2 तो 28 बटे 2 बराबर 14 आएगा, ठीक है ना, इतना आएगा। 2 मेथड से बता दिए, ठीक, ऐसे कीजिए। अब देखिए कितना नंबर क्वेश्चन और बताना है, क्वेश्चन नंबर 59 बताना है, एक पाइप एंड सिस्टम का है। देखिए पाइप एंड सिस्टम क्वेश्चन है, वो बता देता है। बोल रहा 59 नंबर है क्वेश्चन। बोल रहा एक पाइप एक टैंक को 40 मिनट में भर सकता है, ठीक है। एक पाइप मान लेते हैं, एक ये पाइप है, इसको जो है ना टैंक को भरने में 40 मिनट लगता है, ठीक। और बोल रहा तल से रिसाव होने के कारण टैंक को भरने में 56 मिनट का समय लगता है। एक मतलब एक खाली करने वाला की रिसाव है, मान लिया वो तो खाली करने वाला है, एक तरह से समझिए, छेद है नल टंकी में, तो क्या वो खाली करने वाला ही है, एक नल समझ लीजिए, और क्या मतलब। अब 56 मिनट लगता है, यानी ये भी भरता है टंकी, ये भरने वाला ये भी भरता है, और उधर से छेद है तो वो निकाल भी रहा, यानी एगो भर रहा है, दूसरा निकाल रहा है, तो दोनों मिल के जो है ए + बी मिल के जो है कितना देर में भरता है, 56 मिनट में। इसमें एगो भरने वाला है, एगो निकालने वाला है, ठीक है ना, 56 मिनट लगता है भरने में। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका आप एलसीएम ले लीजिएगा, इसका पहले एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम लेने का तरीका बता देते हैं। इसको क्या कीजिएगा, 10 गुने 4 इसको कर सकते हैं, 4 गुने 14, नहीं इसको और 2 गुने 5 कीजिए, इसको और 2 गुने 7 कीजिए, एलसीएम हो जाएगा 8, 35 गुने 8, 35 गुने 8 करते हैं। हम पूरा गुना करके नहीं लिखेंगे एलसीएम, कोई ज़रूरी नहीं है, हमको 35 गुने 8 ही रखेंगे, क्या है वो देखा जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना होगा 7, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे 5 होगा, ठीक। यानी ये 7 की एफिशिएंसी से भर रहा है, और ए और बी दोनों मिलकर 5 की एफिशिएंसी से भर रहा है। इसका मतलब बी जो है इसका एफिशिएंसी 2 होगा, 2 एफिशिएंसी से खाली कर रहा होगा ना। तो उसके बाद बोल रहा है ये एफिशिएंसी से खाली करेगा तो इसका कितना होगा, टाइम खाली करने में कितना लगेगा। तो इसको हम क्या करेंगे हैं, इसको हम डिवाइड कर देंगे ना इससे, तो क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा, 140 मिनट में खाली करता है। अब क्या है, अब बस हो गया। तो बोल रहा है कि पाइप बंद कर दिया गया। अब जो है ना इस हाँ ठीक है, यदि टैंक का 3/7वां हिस्सा भरा हुआ है तो और पाइप बंद कर दिया गया तो रिसाव से टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। अब मान ले 3/7 बोल रहा है, इसका जो है ना 35 गुने 8 गुने 3/7, ठीक, 3/7 भाग भरा हुआ है। तो अब खाली करने में कितना समय लगेगा इसको, बी को। तो इसका एफिशिएंसी कितना है भाई, इसका एफिशिएंसी जो है वो कितना है, 2 का है ना, 2 का ही है ना। तो बस खाली करने में कितना लगेगा, हो गया 2 चौका 8, 7 पचे 35, 5 चौका 20 दिया 60 मिनट लगेगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखिए फिर से बता देते हैं। एक नल है ए जो कि भरने वाला है, और यह टैंक को है ना, टंकी को 40 मिनट में भरता है, ठीक। और जो है टंकी में है ना, ये तो भर रहा, टंकी में नीचे से छेद है, ठीक है ना, और छेद होने के कारण जो है यह 56 मिनट में भरता है टंकी। यानी ये तो भर ही रहा, और जो बी छेद है वो तो खाली कर रहा है। मतलब
एगो भरने वाला एक तरह है और दूसरा जो है खाली करने वाला एक तरह से। वो खाली कर रहा है तो खाली करने वाला नल ही मान लेते हैं, टंकी नल है। हाँ, 56 मिनट लगता है, यानी ए पहले एगो भर रहा है, एगो दूसरा खाली कर रहा है, तब जाके 56 मिनट लगता है। तो अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, इतना है, ठीक, जो भी है। और उसके बाद फिर देखिए एलसीएम निकाले तो इसका कैपेसिटी जो है ना, इफिशियंसी ए का 7 के दर से भर रहा है, तो ये 5 के दर से दोनों मिलकर भर रहा है। इसका मतलब 2 का खाली कर रहा होगा बी 2 के इफिशियंसी से, तो इसका इफिशियंसी 2 है, माइनस में इसलिए दे दिए कि खाली कर रहा है। अब इफिशियंसी 2 है और इतना टोटल वर्क मान लिए हैं, एलसीएम का वर्क ही मानते हैं ना, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। इसका डिवाइड मार देंगे 2 से, तो 140 माइनस इसलिए कि ये खाली कर रहा है। तो उसके बाद बोल रहा है जितना मान लेते हैं ये कैपेसिटी इतना है, इतना ही माने, एलसीएम तो ये कैपेसिटी मान लेते हैं टोटल। अब इसका जो है ना टैंक का 3/7 हिस्सा, 3/7 हिस्सा जो बोल रहा, ये बी कितना देर में खाली करेगा, ए को बंद कर देते हैं तो बी जो है ना 2 के एफिशिएंसी से खाली कर रहा, तो 2 से डिवाइड मारेंगे, ये इसका 3/7 कितना समय लग रहा, 60 मिनट लग रहा। समझ में आया। उसके बाद देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है भाई, 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। बोल रहा है एक मेज का अंकित मूल्य 8400 है, ठीक है ना, मार्क प्राइस जो है 8400 है। उसके बाद बोल रहा है दुकानदार इस पर 10% की छूट देता है, इस पर दुकानदार जो है 10% की छूट देता है, यानी 90/100 यही तो देता है ना। तो उसका लाभ जो है ना 28% होता है, मतलब 128 उसका होता है, लाभ 128 होता है। तो 100% का वैल्यू पूछ रहा, क्रय मूल्य क्या होता है 100%, तो 108% का वैल्यू जो है ना इतना है, तो 100% का क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 128% बराबर 8400 गुने 90/100। तो 100% का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा आप कैलकुलेशन करके, तो क्या हो जाएगा, ये 2 शून्य 2 शून्य 84 गुने 90/128 गुने 100 इतना निकालिएगा। तो इसका आंसर जो कैलकुलेशन करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5906.25 होगा, ठीक है ना, हम कर चुके हैं, आप कीजिए, ठीक है ना, इसका आंसर इतना होगा। ठीक, समझ में आया। मार्क प्राइस इतना है, इसका 10% छूट देता है, 10% छूट देने के बाद वो 28% लाभ कमाता है, तो ठीक है 128 हो रहा है। सीपी मानते हैं हमेशा 100, तो 100 से ही तो कंपेयर करते हैं ना कि कितना लाभ हो रहा कितना हानि हो रहा। ठीक, ये हो गया। अब कितना नंबर क्वेश्चन है भाई, 59 हो गया। उसके बाद 59 नंबर हो गया। अब देखिए 60 नंबर कितना, एक मिनट अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। भाई 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक साथ मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, मेरा क्वेश्चन मोबाइल में वीडियो जिसपे बना रहे हैं, ठीक है ना। बोल रहा एक साथ जी और गी एक कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। यदि जी और गी की कार्य क्षमता का अनुपात क्रमशः 3:8 है तो गी अकेला कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए एक जी है, ठीक है ना, ये जी है, एक गी है, ठीक। ये दोनों काम जो है ना 24 दिन में पूरा करता है और इसका इफिशियंसी जो है ना वो कितना 3:8 है। एक चीज़ याद रखिएगा, वर्क बराबर होता है ना, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बराबर लिखिएगा इफिशियंसी गुने टाइम। ठीक, ये होता है, तो इफिशियंसी गुने टाइम होता है। अब देखिए क्या है, इन दोनों का इफिशियंसी कितना होगा, इन दोनों का इफिशियंसी 11 होगा। 11 टाइम कितना ले रहा है दोनों का 24 ले रहा है, यानी टोटल इतना काम होगा। टोटल वर्क लिख देते हैं। ठीक, टोटल वर्क बराबर इतना, बस। अब पूछ क्या रहा, गी अकेला, यानी गी ये कितना काम करेगा, तो इसका एफिशिएंसी कितना है, इसका एफिशिएंसी 8 की एफिशिएंसी से करेगा तो 33 दिन लगेगा। हो गया, कहानी खत्म, इसमें कुछ दम था। जी और गी का एफिशिएंसी दिया था 3:8 और 3:8 दोनों टाइम मिलकर जो है ना काम को 24 दिन में पूरा करता है। तो हम जानते हैं कि इफिशियंसी गुने
टाइम बराबर टोटल वर्क होता है, ठीक। तो दोनों का इफिशियंसी कितना होगा, 11 हो जाएगा। और दोनों कितना टाइम लेता है, करता है, तो 24 दिन लेता है। तो 11 गुना 24 टोटल वर्क होगा, इतना काम है मान कर चलते हैं, ठीक। और उसके बाद घी कितना दिन में करेगा, तो घी कितना दिन में करेगा, तो ये इफिशियंसी से हम डिवाइड कर देंगे, सीधा उसका आंसर आ जाएगा, ठीक। ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। एक दो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, उसको बताएंगे, उसको स्पेशल है ना, जो परसेंटेज वाला क्वेश्चन एक दो है उसको बता देंगे, ठीक। एक 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। एक 63 नंबर क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन मिटा कर लिखते हैं, ठीक भाई। 63 नंबर क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन पढ़िए पहले। एक बीड़ थे, ठीक है ना, ये बीड़ थे मान लेते हैं, ठीक। और इस पर एक स्पर्श रेखा PRT है, PRT है, ठीक। और ये कुछ फिगर इस तरह R पर स्पर्श करता है, ठीक है। O केंद्र है इसका, O केंद्र है। उसके बाद बोल रहा वृत्त के व्यास SQ को R पर स्पर्श रेखा से मिलने के लिए बढ़ाया जाता है। SQ व्यास है, ये SQ व्यास है, इसको बढ़ाते हैं तो P पर मिलता है, ठीक है। और QR को जोड़ा जाता है, QR को हम जोड़ देते हैं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। QR को जोड़ा जाता है, तो यदि QRP 28 है, QRP ये जो है 28 डिग्री है, 28 डिग्री है ना, ये 28 डिग्री है। तो पूछ रहा SPR का मान, SPR ये एंगल पूछ रहा, ठीक। ये एंगल क्या होगा हमको पता नहीं है। देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसको S को R से मिलाते हैं, ठीक। S को R से मिलाते हैं, ठीक है ना। ये एंगल जो है QRP 28 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 28 डिग्री होगा। कौन सा मेथड से होगा पता है, कौन सा मेथड से होगा बताइए। ये 28 डिग्री होगा। उसके बाद फिर देखिए ये कितना होगा 28 है, तो ये भी 28। ये कौन सा, ठीक है ना। अरे भाई ये कौन सा मेथड से है, ये मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। ये जितना होता है वो भी इतना हो जाता है, ठीक। उसके बाद फिर अब पूछ क्या रहा है, ये एंगल पूछ रहा है भाई। ये 28 है और ये जो है अर्धवृत्त पर 90 डिग्री का कोण बनता है ना, 90 डिग्री का कोण बनता है। ये 28, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। अब ये त्रिभुज में देखिए QPR में 118, ये 28, ये कितना बचेगा, तो हो जाएगा 146, तो यही हो जाएगा। अब बचेगा फिर कितना, 34 डिग्री बचेगा ना, 34 डिग्री ये बच जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 34 डिग्री राइट आंसर, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। ये एंगल के बराबर होता है, वो नियम हम भूल रहे हैं, ठीक है ना, कंफर्म कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना नंबर है, 64 नंबर है भाई। 64 नंबर बता देते हैं, ठीक। चौसठ नंबर जो है वो बोल रहा है कोसेक 60 डिग्री प्लस A माइनस सेक 30 डिग्री माइनस A प्लस कोसेक 49 डिग्री बटे सेक 41 डिग्री का मान ये पूछ रहा है, ठीक। इसको क्या करना है, इसको क्या करना है भाई, देखो या तो इसको बदलो या तो इसको बदलो। ये कोसेक थीटा रहने देते हैं, ये सेक 30 डिग्री माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 30 माइनस A लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा ना। सॉरी, सेक 90 माइनस इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, एक मिनट रुकिए, इसको क्या लिखेंगे हम, सेक कितना है ना, कोसेक, हाँ ठीक है, 90 माइनस 30 माइनस A, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
इतना लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इतना हो जाएगा, कोसेक 60 डिग्री प्लस ये हो जाएगा माइनस में होगा, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा दोनों, तो ये बचेगा एक कोसेक 49 और सेक 41, या तो इसको बदल दीजिए, इसको बदल दीजिए, ये भी सेक 49 हो जाएगा, 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो ये कट के 1 आ जाएगा, यानी 0 + 1 = 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना आ जाएगा। ठीक, समझ आया। उसके बाद फिर भाई देखो कितना और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन बता देते हैं। देखो 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, 66 नंबर एक सर्किल है। ठीक, एक सर्किल है। 65 नंबर एक सर्किल है, बोल रहा, देखिए फिगर आपके सामने दिया हुआ है। ठीक, ये फिगर है, ये है। ठीक, ये नाम दे दीजिए, नाम दिया हुआ ABC है और ये D है। आपका ये सेंटर है और ये एंगल जो है ना 106 डिग्री है। तो पूछ रहा है ये एंगल क्या होगा, 106 डिग्री है। ये सेम चाप है ना, सेम चाप AC, सेम चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का कितना होता है, डबल होता है। यानी इसका ये डबल है तो ये कितना होगा, 53 डिग्री, या तो फिर इसका वो आधा हो जाता है, ये 53 डिग्री होगा और ये 53 डिग्री होगा। तब यहाँ चतुर्भुज दिख रहा है, चतुर्भुज ABCD है ना, चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। ये 53 है तो कितना हो जाएगा, ये 127 हो जाएगा, 127 डिग्री होगा ना, 70 10 80, हाँ 127 डिग्री हो जाएगा एंगल D। ठीक है ना, ये हो जाएगा, कितना हो गया, 65 नंबर। ठीक, अब 66 नंबर देखिए, 66 नंबर क्या है भाई, एक और क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मेरा मार्कर जवाब देने लगा है। 66 नंबर भाई बोल रहा है एक त्रिभुज है, ठीक है ना, XYZ है। ठीक, लिख देते हैं पहले XYZ, इस पर माध्यिका है, माध्यिका क्या है भाई, UX है, XU है, UX है, हाँ Y भी, हाँ ये माध्यिका, माध्यिका पता है ना, ये माध्यिका UX है, UX माध्यिका है। उसके बाद Y भी माध्यिका है, Y और V माध्यिका है। ठीक, Y भी माध्यिका है, और जो कि T पर 90 डिग्री पर काटता है। ठीक है, 90 डिग्री पर काटता है, ये 90 डिग्री है, सब 90 ही हो जाएगा तब। अब देखिए बोल रहा है Y भी 24 है, Y भी 24 है, ये टोटल 24 है। माध्यिका पता है 2:1 के अनुपात में काटता है, तो ये टोटल 24 है, तो कितना हो जाएगा, ये 16 और ये 8 हो जाएगा ना, होगा ना, 2:1 है ना, बच हो रहा है ना इसे भी। और उसके बाद फिर बोल रहा है 18 कौन है, XU 18 है, यानी ये 12 होगा तो ये 6 होगा, 2:1 के अनुपात में है ना, माध्यिका काट रहा है ना। अब देखिए, अब ये पूछ रहा है XY का मान, ये मान पूछ रहा है। ठीक, तो XY, ये त्रिभुज देखिए XT है ना, T पर काट रही है ना, हाँ T पर काट रही है, XTY, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है ना, तो ये 12 है, ये 16 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा पाइथागोरस से। ठीक है ना, हो जाएगा, बस हो गया, इजी वे में बन गया। या तो आप इसको देखिए, पाइथागोरस नहीं समझ में आता है, यहाँ देखिए 3 × 4 किया है ना, यहाँ 4 × 4 किया है ना, तो 3 4 5 एक होता है ना, पाइथागोरस में क्या है, ट्रिपलेट क्या है, 3 4 5, इधर 4 से सब में मल्टीप्लाई, उधर से भी 4 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, 20 हो गया। ठीक, ये समझ आ गया। और एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिख देते हैं, कितना नंबर है, 67 नंबर है। देखिए क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन है 20 है, 23 है, 36 है और 41 है। इसमें बोलता है प्रत्येक में x जोड़ते हैं। ठीक है ना, प्रत्येक में x जोड़ते हैं और समान अनुपात में हो जाता है। ठीक है ना, समान अनुपात में, मतलब 20 + x बटे 23 + x बराबर 36 + x बटे 41 + x।
अब बोल रहा समान अनुपात में हो जाता है, तो पूछ रहा जो x का वैल्यू होगा ना, तो वो x का वैल्यू आपको ऐसे निकालना है, x - 2, और उसके बाद बोल रहा है 4x + 2 का माध्य अनुपात। माध्य अनुपात का मतलब अंडर रूट इतना करना है, इसका इतना करना है ना।